हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के VVI क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री के पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से VVI क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये सभी के सभी क्वेश्चन। तो चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो हम जानते हैं कि इटली और जर्मनी वर्तमान के जो है यूरोप महादेश में आते हैं, वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। तो फ्रांस में जो है बुर्बो वंश का जो शासन है वह वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। मेजनी का संबंध किन संगठन से है। तो मेजनी का जो संबंध है वह कार्बोनरी संगठन से है। ठीक है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में कौन था। तो आपको पता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के पद पर किसने नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के पद पर काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने, यहाँ इमैनुअल छूट गया है, विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो उसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी जो है वह पेशे से एक नाविक था। आपको पता है कि गैरीबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दिया और वह एक साधारण किसान की भांति जीवन यापन करने लगा। हालांकि कई सारे गाइड में आपको किसान दिया हुआ है, लेकिन बट इसका सही आंसर किसान नहीं है, बल्कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मनी राइन राज्य का निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जाल्बेरियन एक संस्था थी। जाल्बेरियन किसकी एक संस्था थी। तो आपको पता है कि जाल्बेरियन एक व्यापारियों की संस्था थी। मैंने हिस्ट्री के जो क्लास कराया था उसमें सभी क्वेश्चन को आपको कराया है। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं हमसे, तो उसके लिए ये चूँकि तो मैं आपको डायरेक्ट क्लास दिया नहीं हूँ, बाय डिटेल्स क्लास वो ऑफलाइन में मिला था। तो ऑनलाइन का जो है वो मैंने जो इम्पोर्टेंट नोट बनवाया है, बच्चों को दिया है इम्पोर्टेंट नोट बनाने के लिए, तो वो अपने राइटिंग में दिया है ये, और ये मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, मैं खुद से इसको लिखाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया है। तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। आपको पता है फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो यूरोप वासियों के लिए यूनान का जो है ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो आपको पता है 1829 में एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वह तुर्की के साथ हुआ था। दोस्त, ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको यह एग्ज़ाम के लिए BSCB एग्ज़ाम के लिए बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम कराती है क्लास 10th के, उसके लिए ये सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको इग्नोर करने की कोशिश ना करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन व्यवस्था था। ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया। तो नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी में लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो मेटरनिक व्यवस्था का जो उद्देश्य था वह था पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापना, जो पुराने वाला व्यवस्था था उसको फिर से स्थापित करने का उसका मुख्य उद्देश्य था। मेटरनिक कौन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटरनिक जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। देखिए
मेरे पास समय के अभाव होने के, समय की कमी होने के कारण मैं सभी क्वेश्चन को टाइप नहीं कर सका, जिसकी वजह से मैं बिना टाइप किया हुआ क्वेश्चन ही आपको दे रहा हूँ। ये नोट किया हुआ है, जो हालांकि मैं इसको टाइप करवाता तो कुछ समय लग जाता और आपका एग्ज़ाम बहुत अनकरीब है, जिसके वजह से मैं ये सभी क्वेश्चन को टाइप करने में समय न दिया हूँ, ताकि आपका तैयारी स्मूथ वे में और सही समय पर हो सके। ठीक है, आपकी सफलता में मैं अपनी सफलता देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है? तो मेटरनिक ने यह कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो क्या है, बाकी यूरोप में सर्दी और जुकाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो आपको पता है राष्ट्रवाद की जो है अवधारणा का जन्म वह पुनर्जागरण से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वियना कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस का स्थापना 1815 ईस्वी में हुआ था। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक जो है मेजनी था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जर्मनी का एकीकरण जो है वह 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, काबूर कौन था? तो काबूर जो है वह इटली का प्रधानमंत्री था। काउंट काबूर कौन था? तो वो इटली का प्रधानमंत्री था। कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई। सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडौन का युद्ध जो है वो फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। यूनान कब स्वतंत्र हुआ? यूनान जो है 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है वह तुर्की को कहा जाता है। ठीक है। यह ऑब्जेक्टिव का सबसे लास्ट क्वेश्चन था जो आपको करा दिया। अब यहाँ से हम चलते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और मस्ट VVI क्वेश्चन है, 2 नंबरी और 5 नंबर में जो आता है बोर्ड में, वो क्वेश्चन को मैंने सिर्फ लिया है। ठीक है। तो अब हम चलेंगे 2 नंबरी पे, लघु उत्तरीय प्रश्न। मैं एक अरेंज वे में लेकर चल रहा हूँ गाइज। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लघु उत्तरीय, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय। ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज करा दिया हूँ इस चैप्टर का। अब हम इस चैप्टर में 2 नंबरी क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में आता है उस पर हम बात करेंगे, उस पर बात करने की चर्चा करते हैं। और जो काफ़ी मस्ट VVI क्वेश्चन है उस पर विशेष रूप से मेरा फोकस रहता है। तो चलिए इन साल के लिए जो मस्ट VVI क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो इस चैप्टर से यानी यूरोप में राष्ट्रवाद से, इस चैप्टर से मस्ट VVI 2 नंबर में जो क्वेश्चन आता है वह है मेटरनिख युग क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है मेटरनिख युग क्या है? तो देखिए, क्योंकि हम इसका परिभाषा अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप पढ़े हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। सभी को किताबी भाषा है, एक अपनी भाषा है, तो इसमें हम विशेष रूप से अगर आपको जो याद है आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। ठीक है ना। मेटरनिख कौन था? वो ऑस्ट्रेलिया का क्या था? चांसलर था। वियना कांग्रेस द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। जब वियना कांग्रेस द्वारा 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया गया था, उसमें क्या हुआ था कि नेपोलियन युग का क्या हो गया? अंत हो गया और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। कहाँ से? तो 1815 ईस्वी से। ठीक है ना। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के जो काल चलता है, जो एज चलता है, उस एज को हम क्या कहते हैं? मेटरनिख युग कहते हैं। ठीक है। 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक ले जो काल चलता है, इस काल को किस नाम से जाना जाता है? तो मेटरनिख काल से जाना जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रवाद क्या है? ठीक है ना। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रीय चेतना का उदय।
राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रीय चेतना क्या है, ठीक है ना, यानी राष्ट्र के प्रति सोचना, राष्ट्र के बारे में सोचना, देश के बारे में सोचना, ये क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेजनी कौन था। देखिए मेजनी कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। देखिए मेजनी एक साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। ठीक है। वह एक योग्य सेनापति था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा माना जाता है। उन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की और पूरे यूरोप को एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये जो है हम मेजनी के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ठीक है। अब इससे डीप भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो विशेष रूप से मेजनी कौन था, उसने क्या क्या किया, उसको इटली के एकीकरण में क्या भूमिका रही है, इस बारे में मुख्य रूप से क्या कर देना है, फोकस कर देना है, उस पर मतलब लिख देना है। हो गया, आपको 2 मार्क्स आपके कॉपी पर दिया जाएगा, यानी आपके लाइफ में 2 मार्क्स ऐड हो जाएगा, समझे ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इटली के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस समय कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। ठीक है ना। तो देखिए कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। ठीक है। तो जर्मनी पूरी तरह से एक विखंडित राज्य था। जर्मनी जो है पूरी तरह से टूट चुका हुआ था। ठीक है। इसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य हो चुके थे। जर्मनी को तोड़ कर कितना छोटा बड़ा लगभग 300 राज्य बना दिए थे। ये सब क्या था, बाधाएं था। उसको अब 300 छोटे बड़े राज्य को एक करना कम बड़ी बाधाएं नहीं है, बहुत बड़ी बाधाएं हैं। ठीक है। इसमें धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक विभिन्नताएं थी और सभी में कहीं पे धर्म के हिसाब से लोग भिन्न थे, मतलब अलग अलग धर्मों के लोग थे। सामाजिक विभिन्नताएं था, कलर विभिन्नताएं था, ये सारी विभिन्नताएं वहाँ मौजूद थी। ठीक है। और साथ ही यहाँ प्रासा जैसे शक्तिशाली राज्य का अपना प्रभाव था और प्रासा वहाँ एकदम क्या कहते हैं, एक छत्तर कार के बैठ चुका था। ठीक है। ये सब जर्मनी की सबसे बड़ी बाधाएं थी। ठीक है। ये प्रासा जैसे शक्ति को हटाना, ये सभी छोटे बड़े राज्य को एक करना, धार्मिक जो विभिन्नताएं हैं, सामाजिक विभिन्नताएं हैं, बोली के हिसाब से हो, भाषा के हिसाब से हो, रंग के हिसाब से हो, इस सभी को एक करना, एकजुट एक राष्ट्र बनाना, ये राष्ट्र बनाने में ये जो बाधाएं आ रही थी, ये सबसे बड़ी बाधा थी। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया ने क्या भूमिका निभाया था। तो ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा था। ठीक है ना। एकीकरण के पीछे राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिक, वो काफ़ी घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है ना। जो ऐसा चाहता नहीं था कि इटली और जर्मनी क्या उनका एकीकरण हो जाए। ठीक है। उसने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के लिए होने वाली सभी आंदोलनों को दबाने का प्रयास किया। कौन? मेटरनिक जो इटली और एकीकरण के लिए आंदोलन हो रहे थे, ये चाहता था कि जितना भी आंदोलन है वो सभी आंदोलन को क्या कर दे, ध्वस्त करे। वो दबाने की बार बार प्रयास करने की कोशिश कर रहा था। मेटरनिक के दमनकारी नीतियों से तंग आकर इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगी। आप देखते हैं जब इंसान काफ़ी काफ़ी आप उसको टॉर्चर कर दीजिएगा ना, जब टॉर्चर कर दीजिएगा तो कब तक वो आपको सहेगा, कब तक वो सहेगा। एक दिन तो उसको उभरना है, निकलना है। ठीक है ना। वही बात है, इसकी इतनी दमनकारी नीति हो गई जिससे जिससे जर्मनी और इटली के लोग में राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति वो सोचा और सोचकर मतलब इसको जो दमनकारी था, घोर प्रतिक्रियावादी था मेटरनिक, इसको उखाड़ फेंक डाला और फिर अंततः 1871 में जाकर इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हो गया, पूर्ण हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या
कारण थे, 1848 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुए थे उसका क्या कारण था, ठीक है। तो देखिए, लुई फिलिप जो था, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, किंतु वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया और उसने क्या किया था, 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, अपना प्रधानमंत्री बना दिया। जो ये गीज था ये काफ़ी कट्टर प्रतिक्रियावादी था, ठीक है ना। उसने उसके शासन काल में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, काफ़ी इतना कट्टरवादी था ये। क्योंकि अगर हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हुआ तो ये 2 नंबर नहीं 10 नंबर लाइक हो जाएगा, इसलिए उसी से मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सिर्फ नोट करते चला गया, ठीक है। इसके शासनकाल में बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, भूखमरी छाने लगा, ठीक है, जिसके कारण जो है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कारण था। देखिए, गैरीबाल्डी की कार्यों की चर्चा करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की एक सेना तैयार की और उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिए, ठीक है। इस दोनों प्रांतों को, प्रांत मतलब राज्य होता है, ठीक है ना, इस दोनों प्रांतों को जीतकर यहाँ गणतंत्र की स्थापना कर दिया, जीता और उसमें गणतंत्र घोषित कर दिया। और वहाँ जो है उसने विक्टर इमोलियन को वहाँ का सत्ता सौंप दिया, ठीक है। जो इटली के सिसिली और नेपल्स जीता था, ये दोनों जगह का सत्ता किसको दे दिया, गैरीबाल्डी ने विक्टर इमोनियल को दे दिया, ठीक है। और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम कर दी और एक साधारण किसान की भांति अपनी जीवन जीने लगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 है, इटली की एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, ठीक है। या यही क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछ देता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी की क्या भूमिका बताइए। ये क्वेश्चन सब आ जाता है, ये 5 नंबर की लाइक क्वेश्चन है, ठीक है ना, 5 नंबर में आता है। तो इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी की महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले मेजनी की क्या भूमिका रही है ये देखिए। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। मेजनी जो था वह इटली में एक गुप्त दल था, कार्बोनरी, उसका वह सदस्य था। वह एक योग्य सेनापति और गणतांत्रिक विचारों के समर्थक था। वह एक अच्छा साहित्यकार भी था। उन्होंने अपने लेख में, वो अपने जो लिखता था उस लेखों से इटली के लोगों में उत्साह और राष्ट्रीयता की भावना विकसित किया। वो अपने लेख में, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवादी भावना को उभारा, झिझोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे बात को लिखा कि लोग अपने राष्ट्र के प्रति काफ़ी चिंतन हो गए, सोचने लगे। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत कर दिया और वहाँ जो है गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु उस समय वह 1830 ईस्वी में असफल रहा। काउंट काबूल की क्या भूमिका थी? तो काउंट काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। उसने इटली के एकीकरण के लिए राजनीतिक दांवपेच और कूटनीति से, मतलब उसके पास इस हिसाब की कूटनीति था कि उसके अपने कूटनीति पर उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था, ठीक है। इस कूटनीति से काउंट काबूल ने इटली की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया, ठीक है, जिससे इटली का जो है एकीकरण करने का मार्ग जो है खुल गया, ठीक है। गैरीबाल्डी की क्या भूमिका थी? तो गैरीबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक था। उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की एक सशस्त्र सेना बनाई और इस सेना के साथ इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिए। इस दोनों प्रांतों को जीतकर गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल को सत्ता संभालने के लिए सौंप दिया। इस प्रकार इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी की क्या रही? महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें, अथवा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, ठीक है। तो है राष्ट्रवाद, क्या है?
राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, ठीक है, यहाँ जो है जब हम एग्जाम में जाएं तो कॉपी को हमेशा क्या करें, सजाकर 2 पेन लेकर जाइए, आप 2 बॉल पॉइंट पेन लेकर जाइए, एक ब्लैक लेकर जाइए, एक ब्लू लेकर जाइए, ठीक है ना। जैसे आपको इस तरह के पॉइंट आता है तो इसको हम ब्लैक से ब्लैक मोटा पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट मोटा पेन लेंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा डार्क लिखेंगे। जैसे नंबर 1 बात है क्या, सामंतवादी व्यवस्था, ठीक है, और एरो दे देंगे। उसके बाद यहाँ से फिर हम ब्लू पेन से लिखेंगे, या इसको ब्लू पेन से लिखेंगे तो इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। एक थोड़ा सा डार्क ले लीजिएगा ताकि आपको रैंकिंग करने में भी सुविधा हो। डार्क पेन से जल्दी आपका रैंकिंग हो जाएगा। जेल पेन नहीं लेना है, ठीक है ना, बॉल पॉइंट पेन, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 है, नंबर 1 बात क्या है, सामंतवादी व्यवस्था। सामंतवादी व्यवस्था के फलस्वरूप आम जनता की स्थिति बहुत दयनीय थी। आम जनता में उच्च वर्गों के प्रति भयंकर क्या था, आक्रोश था, ठीक है ना, उच्च लोगों के प्रति, चूंकि सामंतवादी व्यवस्था चल रहे थे। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा था राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास, ठीक है। पुनर्जागरण के फलस्वरूप देश में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का विकास हुआ। पॉइंट नंबर 3 है पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण के फलस्वरूप जनता में बौद्धिकता का विकास हुआ। जैसे पुनर्जागरण हुआ, लोगों में क्या हुआ, देश के प्रति सोचने का ज़्यादा मतलब ये हुआ, बुद्धि, तार्किक बुद्धि आया, उसने देश के प्रति सोचा कि वास्तव में हम टूट गए हुए हैं, ठीक है, सबको एकीकृत किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, पॉइंट नंबर 4 है मध्यम एवं श्रमिक वर्गों का उदय हुआ। उसी बीच में मध्यम वर्गों के उदय ने परंपरागत शासन पद्धति के विरुद्ध आवाज उठाई गई, मतलब उसके आवाज उठाया गया उसके प्रति। और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप श्रमिक वर्गों का उदय हुआ था। इसकी हालात बद से बदतर हो गई थी, इसलिए दोनों वर्गों में समान आक्रोश था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण दे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 5 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति क्या थी, तो चार्ल्स टेन जो था, चार्ल्स 10वां, एक निरंकुश शासक था, ठीक है ना, एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता को दबाने का कार्य किया। फ्रांस में जो राष्ट्रीयता उभर रही थी उसको क्या कर रहा था, वो दबाने का कार्य कर रहा था। उसने अपना प्रधानमंत्री पोलिनिक को नियुक्त किया था, ठीक है, जो लुई 18वां द्वारा समान नागरिकता संहिता के आधार पर शक्तिशाली वर्ग की स्थापना की, ठीक है ना। और उसने विशेष देने का भी प्रयास किया गया। ये क्या है कि मतलब जो उच्च वर्ग थे, उच्च वर्गों को विशेष अधिकार देने का क्या किया, प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा, ठीक है। उदारवादियों ने पोलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया, ठीक है। और चार्ल्स टेन ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 30 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी कर दिया। चार्ल्स जो 10वां था वो क्या कर दिया, जब उसके प्रति काफ़ी उदारवादियों ने विरोध किया, उसको चुनौती के रूप में ले लिया, तो उसने 4 अध्यादेश लागू कर दिया, ठीक है। उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया गया, ठीक है। इस अध्यादेश के विरुद्ध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ उठी। अब जैसे वो अध्यादेश आया तो पेरिस में जो हुआ वो काफ़ी क्रांति की लहर दौड़ उठा। और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया, ठीक है, जून में ही 28 जून, ठीक है। लेकिन ये जो हुआ तो 28 जून का था, लेकिन ये शुरू हुआ मतलब पूर्णतः रूप से जुलाई में एकदम रन में हो गया, ठीक है, जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपको यूरोप में राष्ट्रवाद से VVI क्वेश्चन।
मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहा आपके क्लास 10th के लिए, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए ये काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको आप देखना ना भूले। और ये क्वेश्चन जो है ये सत्य है, 100% है कि आपको यहाँ से आना है, एग्ज़ाम में आना है। बाहर थोड़ा बहुत तो रहता ही है सब जगह से, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से अगर आता है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। फिर मैं अगले चैप्टर की बात करता हूँ। चलिए, तो अगला चैप्टर हम कल शुरू करेंगे। अगला चैप्टर का अभी भी आई चुकी। हालांकि मैं जो क्वेश्चन लेकर आ रहा था इससे पहले मैंने बायो को दिया हूँ, तो बायो का एक डायरेक्ट मास्टर वीडियो बना कर दे दिया हूँ। पूरे बायो में उसी में दे दिया हूँ, जितने भी चैप्टर है सभी का इंपॉर्टेंट उसी में डाल दिया हूँ। लेकिन बच्चे के काफ़ी कमेंट आया कि नहीं सर ऐसे नहीं कीजिए, आप चैप्टर वाइज देते चलिए ताकि हमको पढ़ने में सहूलियत हो। तो इसलिए मैं अब चैप्टर वाइज कर दिया हूँ, ठीक है। और ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप सफल होंगे, मैं सफल होऊंगा। चलिए हम लोग कदम मिलाकर चले आगे, ठीक है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।